हेलो स्कॉलर्स। एक कल कमेंट आया कि सर एक चीज बताओ कि जी आपने पैराथेटिकल कोट बताया, नैरेटिव कोट बताया, डायरेक्ट कोट बताया, हमें इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तो कृपा करके दोबारा से एक बार विद एग्जाम्पल बताओ। तो मैं आप लोगों को आज स्पेशली इसी के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कि पैराथेटिकल कोट क्या होता है, नैरेटिव कोट क्या होता है या डायरेक्ट कोट क्या होता है विद एग्जांपल, ताकि जब आप लोग अपना काम करो तो उस कंडीशन में आप लोगों को कोई भी समस्या ना आए। आप लोगों को साफ साफ पता चल जाए कि जो मैं यूज कर रहा हूं वो पैराथेटिकल कोट है या नैरेटिव कोट है या डायरेक्ट कोट है। तो सबसे पहले जब हम पैराथेटिकल कोट की बात करते हैं, यह क्या करता है, यह बेसिकली जब भी हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो उस कंडीशंस में आपका एक शब्द है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब का मतलब क्या होता है कि आपको है ना एक ऐसे सोर्स के पास ले जाता है कि वो खुद से कुछ नहीं बताता। कहते हैं जी अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो उस कंडीशंस में जो इसका मेन सोर्स है, जहां से मैंने ये कोटेशन ली है, क्योंकि जब भी हम एक चीज देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जब भी हम पैराथेटिकल कोट लेते हैं तो उस कंडीशंस में कोई भी कोटेशन हो सकती है, कोई भी पैराफ्रेजिंग हो सकती है या कोई भी आइडिया हो सकता है। मतलब जब हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं या डेजर्टेशन लिख रहे हैं तो उस कंडीशंस में आपके पास वो एक सोच होगी कि मैं जब भी लिख रहा हूं तो उस कंडीशंस में मैं किस प्रकार से लिख रहा हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं इस चीज की बात करता हूं कि इसमें आप लोगों ने मान लो लिख रहे हो, लिखते लिखते जैसे कि इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी आप पैराथेटिकल कोट लिखोगे तो उस कंडीशंस में सबसे पहले आप लोग राइटर का नेम, उसके बाद उसकी ईयर और ब्रैकेट बंद ऐसे लिखते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्मिथ जो राइटर है 2022 के अंदर जिसका पेपर है उस पेपर में जाओगे और जो मैंने यहां पर उसकी बातें लिखी है, कोई भी वो कोटेशन हो सकती है या मैंने इसको पैराफ्रेज करके लिखा है या उसका कोई भी मैंने आइडिया लिया है, वो सारा का सारा आइडिया वहां से लिया है। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि जी हम कोट लेते हैं तो उसके पीछे ये जो साइटेशन है, साइटेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने इस चीज को कहां से साइट किया है, कहां से इस चीज को लिया है, तो उसको हम क्यों लेते हैं। सबसे मेन दिक्कत मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रिसर्च वर्क में चोरी की होती है और इसके ऊपर यूजीसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और जितने भी पब्लिशर्स हैं वो तो स्ट्रिक्ट है ही। आप लोगों से जब भी रिसर्च का कोई भी वर्क मांगते हैं तो उस कंडीशन में एक चीज कहते हैं कि जी आप प्लेगरिज्म रिपोर्ट दोगे। इवन पीएचडी में तो ये है कि आप लोगों का अगर प्लेगरिज्म 10% से कम है तभी आप लोग पीएचडी सबमिट कर सकते हो। सेम कंडीशंस पेपर के लिए भी है कि अगर आपका प्लेगरिज्म कम है, रिपोर्ट आपकी अच्छी है, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, तभी आपका पेपर प्रकाशित होगा और तभी आपकी पीएचडी सबमिट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, साइटेशन या रेफरेंस देते हैं। और उसमें हम बात करें पैराथेटिकल कोटेशंस की, जिसमें मुख्य रूप से हम किसी भी लाइन के अंदर जब लिखते लिखते इन टेक्स्ट यानी कि वहीं पर उस चीज को इमीडिएटली क्रेडिट दे दें कि जी मैं फलाने व्यक्ति का कार्य यूज कर रहा हूं, वो उसका कोई भी कोटेशन हो सकती है, कोई भी पैराफ्रेज हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, उसको हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन है, मान लो कि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा लिखा हुआ पेपर पढ़ रहा है, उसको कोई कंफ्यूजन हो गई, तो कंफ्यूजन होने की कंडीशंस में वो क्या करेगा, वह इस व्यक्ति के पेपर के पास जाएगा, खोल के पढ़ेगा और अगर उसका कोई भी डाउट है तो वो पेपर उस चीज को क्लियर करेगा। मैं उदाहरण
देते हैं, द पॉपुलेशन डिक्लाइंड रैपिडली इन द सबसिक्वेंट डिकेड, ये एक आ गया। ये जो लाइन है वह मुख्य रूप से जॉनसन 2021, ये जो लिख दिया, ये पैराथेटिकल साइटेशंस है कि उनके पेपर में ये चीज निकली हुई है। अब वो आपका पैराफ्रेज भी हो सकता है, वो उनका आइडिया भी हो सकता है कि उन्होंने फाइंडिंग्स निकाल ली कि जी लगातार 2021 में मैंने देखा, कंपैरिजन किया पिछले सालों में, तो उस कंडीशंस में पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, तो वो आइडिया हो गया, तो उसने ये बता दिया। जब उसको ये कंफ्यूजन लगेगी जी कैसे घट रही है, किसके रेफरेंस में कह रहा है, कौन से साल से घट रही है, तो उस कंडीशंस में इसने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। उसने क्या किया, उसको रास्ता दिखाया। और रास्ता क्या दिखाया कि अगर आपको इस चीज को क्लियर करना है तो उस कंडीशंस में आप इसके पेपर में जाइएगा, वहां पर आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है। सेकंड, नैरेटिव कोट। नैरेटिव का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो उस कंडीशंस में क्या है कि जब किसी भी सोर्स की इंटीग्रेटिंग द ऑथर्स नेम डायरेक्टली इनटू द सेंटेंस, जब हम किसी भी ऑथर का नाम डायरेक्टली सेंटेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसको हम नैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नैरेटिव में, कोट में जो आपका ऑथर होता है, राइटर होता है, उसकी जो स्थिति होती है वह एज ए सब्जेक्ट होती है। रिमेंबर, यहां पर नैरेटिव कोट्स के अंदर जब आप लिखोगे तो उस कंडीशन में ग्रामेटिकली जो आपका राइटर होता है वो एज ए सब्जेक्ट होता है, नॉट एन आइडिया। इन दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस है पैराथेटिकल कोट्स के अंदर और नैरेटिव कोट्स के अंदर, नैरेटिव कोट्स के अंदर जो आपका ऑथर होता है दैट इज सब्जेक्ट, बट इन पैराथेटिकल कोट वो आपका कोई भी आइडिया या पैराफ्रेज हो सकता है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, आपका जो भी ऑथर है उसको एज ए सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, जिसने वह जो काम है वो किया है। ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि इसमें है साइकोलॉजिस्ट कैरोट ड्वीक 2006, ये इसकी लिखने की फॉर्मेशंस है नैरेटिव की। डिस्क्राइब्स द फिक्स्ड माइंडसेट एज द बिलीफ दैट एबिलिटीज आर क्रेव्ड इन स्टोन, पेज नंबर 12, यहां पे खत्म हो गई। यहां पे क्या हुआ, सेकंड एग्जांपल, ये है आपका पैराथेटिकल कोट का ये वाला। तो उस कंडीशंस में आप लोग देखो, द बिलीफ द एबिलिटीज आर अनचेंजेबल इज नोन एज फिक्स्ड माइंडसेट, ये आपका क्या हो गया, साइटेशन हो गया ये वाला, द्वीक 2006 पेज नंबर 12। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब आप एक चीज कहोगे जी ये चीज और ये चीज, जब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूं तो दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर मैंने इनको साइट अलग प्रकार से किस प्रकार से किया, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। यहां पर जो ऊपर वाला एग्जांपल है नैरेटिव कोट का, इसमें जो आपका ये ड्वीक है, ड्वीक, ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है ग्रामेटिकली, कि इसने जो ये वर्क किया है उसके अनुसार, दैट इज सब्जेक्ट, और ये इसका वर्क हो गया। ठीक है। बट यहां पे सेकंड में पैराथेटिकल कोटेशन और कोट में क्या है कि इसमें ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो रहा, बल्कि ये एक आइडियाज के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है। जहां पर कोई भी जो रिसर्चर्स है, काम करने वाला है, वह एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, दैट इज नैरेटिव। और जहां पर आप उसके आइडिया को, कोटेशन को, पैराफ्रेजिंग को यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैराथेटिकल कोट। उसको हम अलग प्रकार से साइट करेंगे
और जो नैरेटिव है उसको अलग प्रकार से साइट करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि जी ये आइडिया है या सब्जेक्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि जब आप लोग लिखोगे तो उस कंडीशन में आप लोग उसको किस प्रकार से कंसीडर कर रहे हो, उसको आइडिया के रूप में कंसीडर कर रहे हो या फिर उसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसके वर्क को। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो आप लोगों का जब लिखते हुए सिर्फ आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति का काम अपने रिसर्च के अंदर यूज कर रहा हूं तो उस कंडीशंस में वह एक आइडिया के रूप में यूज कर रहा हूं या फिर हम उसके सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहा हूं। लास्ट, डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का क्या होता है, यह शब्द टू शब्द, जैसे कि कई बार क्या होता है कि इन दोनों में जब हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में कोई जरूरी नहीं होता कि आप डायरेक्ट जैसा उसने कोई भी कोटेशन को यूज किया है वही सेम टू सेम यूज करो। परंतु जब डायरेक्ट कोट की बात आती है तो डायरेक्ट कोट के अंदर सबसे मेन चीज ये होती है कि जब आपको ये लगे कि मैं अपना कोई भी काम कर रहा हूं तो उस कंडीशंस में जैसा उसने अपने रिसर्च वर्क के अंदर काम किया है वर्ड टू वर्ड आप उस चीज को अपने रिसर्च वर्क में यूज करते हो। देयर इज नो चेंज इन लैंग्वेज इवन इन वर्ड, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोट। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रकार के साइटेशंस हैं जो कि आप किसी भी जो रिसर्च वर्क होता है या डेजर्टेशन होती है उसके अंदर यूज करते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से उनको यूज कर रहे हो। अब मेन बात कहते हैं जी, क्या जब हमने यहाँ पे किसी चीज को साइट कर दिया, बता दिया, क्या उनके रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी में उनको जगह देनी है? 100% देनी है। वहीं से तो वो देखेगा। यहां तो सिर्फ आप लोग उसका एक वो बता रहे हो जी यहां से मैंने लिया है और इसका पेज नंबर इतना है, इस सन का है। तो वो क्या करेगा, कोई भी अगर पढ़ रहा है तो वो रेफरेंसेस देख के या बिब्लियोग्राफी देख के वो उस पेपर तक पहुंच जाएगा। और ये मोस्टली जब भी आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो किसी भी टॉपिक का तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और कोटेशन का यूज भी करना चाहिए, आइडियाज का, पैराफ्रेज का। जब आप इनको पढ़ोगे, किसी दूसरे पेपर को पढ़ोगे तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि इनका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तब आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को जो मैं नॉलेज दे रहा हूं वो आप लोगों को पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले और अपना जो प्यार है वो मुझे दिखाएं। प्लीज लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।